हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज फिर से आपका BIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सब प्रीवियस वीडियो देख रहे थे, इसमें हम चैप्टर 3 कर रहे थे। आज चैप्टर 3 का जो लास्ट पोर्शन बचा है उसको आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये टॉपिक्स हमारे रह गए थे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, उसके बाद में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी भी सेल का जो इक्विवेलेंट, किसी भी सेल का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है आपको पोटेंशियल और उसके साथ में उसका जो अपोजिशन है उसके द्वारा। तो देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन एन ओपन सर्किट। आप सबको प्रीवियस के अंदर भी टर्मिनोलॉजी बताई थी। एक तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब लिया जाता है, जब भी कोई भी बैटरी है जिसको सर्किट ऑन नहीं है, किसी भी सर्किट को वो सप्लाई नहीं कर रहा है, उस टाइम पर अगर आप जो भी पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं वो पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, जिसको आप कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आप उस सेल से, उस बैटरी से जब भी आप सप्लाई ले रहे हैं, किसी भी बल्ब को जला रहे हैं, तो उस समय उसके पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव के अक्रॉस जो भी आप सप्लाई लेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो नाउ इलेक्ट्रोलाइट through which the current flow has the finite resistance called internal resistance R, the terminal potential V। तो V एंड E दोनों का डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। तो इन दोनों से यहां पर हम एक बैटरी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, आप सबको पता है कि E जो होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है और इसका जो अपोजिशन होता है वो कैपिटल R जो कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जब भी आप इसको किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होने लगेगी, और करंट फ्लो होने लगेगी तो ये आपका E किस में बदल जाएगा, V के अंदर बन जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, V डेट इज इक्वल टू E माइनस IR। तो यहां पर ये जो R शो कर रहा है यही आपका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन टर्म्स ऑफ EVR कैसे दिया जाएगा कि जो V है, जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, कब लिया जाएगा, जब सर्किट से हम किसी तरह की कोई करंट नहीं ले रहे हैं। जब आपने करंट लेना स्टार्ट कर दिया तो एक पोटेंशियल डेवलप होगा जो आपके इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें से गुजरेगा। तो हम V बराबर IR ओम्स के नियमानुसार लिख देंगे तो हमारे पास एक्चुअल पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में से जो ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही आपको रिजल्ट क्या देगा, V की वैल्यू देगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेल के बारे में हमने पढ़ा, सेल का इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में पढ़ा कि इक्विवेलेंट सर्किट हमेशा क्या दिया जाता है, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और उसके सीरीज के अंदर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब यहां पर बात कर रहा है कि अगर आपको करंट रेटिंग को बढ़ाना है, अगर आपको वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाना है, तो आपको इन सेलों को डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आपने रेजिस्टेंस के अंदर आपने देखा था कि रेजिस्टेंस को दो तरीके से अपन कनेक्ट करते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। उसी तरीके से सेल्स को भी दो तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड वन के बारे में अपन पढ़ेंगे, दैट इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो देखिए, यहां पर हमने दो सेल लिए हैं, दैट इज योर फर्स्ट सेल और दैट इज योर सेकंड सेल। दोनों का फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल और सेकंड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल अगर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट वाले से अगर अपन सर्किट से और सेकंड वाले दोनों सेल को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो यहां से जो आपकी करंट जाएगी तो यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा। लेट अस कंसीडर फर्स्ट सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है V1 और सेकंड के अक्रॉस आ रहा है V2। तो इक्विवेलेंट जो दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, V1 प्लस V2 के जरिए दिया जाएगा। तो हमने अभी जो इक्वेशंस निकाली थी पोटेंशियल E, V और R के बीच में रिलेशन, उसके थ्रू दोनों के लिए इक्वेशन लिख दी। लिखने के बाद में E1 और E2 को आप कंबाइन लिख देंगे। यहां से आपने नेगेटिव आपने जैसे ही बाहर निकाला तो आपके पास क्या आ जाएगा, I R1 प्लस
R2। तो आप कह सकते हैं कि कभी भी दो सेल को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो दोनों सेलों का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा दोनों का एडिशन होगा। इसी तरीके से आप अगर कह सकते हैं इस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, अगर दो रेजिस्टेंस या दो सेलों को अगर आप कनेक्ट करते हैं सीरीज के अंदर तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों का सम के थ्रू दिया जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2, सिमिलरली R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। नाउ ऐसे ऐसे n सेल को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, अभी दो सेलों के बारे में बात करी, अब अपन बात कर रहे हैं n सेलों को कनेक्ट कर देंगे तो आपका जो टोटल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो सभी सेलों का, अगर n सेल है तो सभी n सेलों का सीरीज एडिशन होगा। इसी तरीके से उन सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो n जो सेल्स है उन सभी का सिंपल सम होगा। इसी तरीके से अपन सेकंड कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने सीरीज पैरेलल में देखा था कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो करंट की वैल्यू दोनों सेल्स के जरिए अलग अलग होती है। तो पहले वाले सेल के अंदर जाने वाली करंट को अपन I1 लेट कर रहे हैं और दूसरे वाले सेल में जो करंट फ्लो हो रही है उसको अपन I2 लेट कर रहे हैं। आप सभी को पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। तो हमारी पास जो इक्वेशन हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी थी E माइनस IR डेट विल इक्वल टू V, तो इसके जरिए दोनों सेलों की रेस्पेक्टिव इक्वेशन यहां पर लिख देंगे। हम यहां से इसका डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, दोनों में से माइनस बाहर निकाला, V आपने कॉमन बाहर निकाला, आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन V इक्विवेलेंट दैट विल इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। तो हमने जो डिराइव किया था E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, यहां पर R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप दो सेलों को अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो R इक्विवेलेंट होगा वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के जरिए दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर E इक्विवेलेंट होगा तो वो इस इक्वेशन के थ्रू दिया जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ ने दो तरीके के नियम दिए थे। पहला नियम दिया था किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा नियम दिया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसके दो नियम, फर्स्ट रूल आपका कहलाता है KCL और सेकंड रूल कहलाता है इसका KVL। नाउ वी विल टेक फर्स्ट रूल दैट इज KCL। इसका दूसरा नाम यहां लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, दैट इज योर जंक्शन रूल, इसको नोड रूल भी बोलते हैं। इसके अंदर एक कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि KCL लॉ किस लॉ पर बेस्ड है, तो आप बता देंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सी से आपको पता चल रहा है करंट, और करंट जनरेट होती है चार्ज से, तो आप लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी तरीके से जो सेकंड लॉ है पोटेंशियल, पोटेंशियल एक तरह की एनर्जी है, तो आप लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है KCL के बारे में कि किसी भी पर्टिकुलर नोड पर आने वाली सारी करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होता है। आप क्या कह सकते हैं, किसी भी नोड पर आने वाली सारी करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर हो सकता है, या अदर वे में आप क्या कह सकते हैं कि जितनी भी इनकमिंग करंट्स है उन सब का सम इक्वल होता है किसके, सभी जाने वाली करंट के। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। यह आपका फर्स्ट रूल कहलाता है, दैट इज जंक्शन रूल, KCL रूल, करंट रूल और बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड रूल आपका कहलाता है लूप रूल, दैट इज योर KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अंदर क्या है, आप कह सकते हैं कि किसी भी एक क्लोज पाथ में, एक पाथ आप कंसीडर करेंगे और उसके अंदर एक पूरा राउंड अगर आप सर्कुलेट होते हैं तो उसके अंदर जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप है उन सभी का सम आपके किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो देखिए यहां पर हमने एक सर्किट लिया है, इस सर्किट के अंदर हम KVL बाय रूल ऑफ सेकंड रूल से एक इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। आपको क्या करना है कि देखिए सबसे पहले इन सब की पोलरिटी लिख देनी है। सपोज यहां से करंट आपका फ्लो हो रहा है तो इसकी पोलरिटी पॉजिटिव, इसकी पोलरिटी नेगेटिव। यहां पर भी एंटर हो रहा है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखिए यहां से इधर से होकर आपका एंटर हो रहा है, ये वापस से बाहर निकल रहा है, और बैटरी की पोलरिटी प्लस माइनस ऑलरेडी आपको गिवन होती है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से टकराएंगे तो आपको पॉजिटिव लिखना है। तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, प्लस का E1, आगे गए R1 टर्मिनल। अब देखिए विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो रेजिस्टेंस में जाएंगे तो उसका पोटेंशियल कैसे दिया जाएगा, I इंटू R, R और I को प्रोडक्ट करके। तो आपको क्या करना है, देखिए R1 में, R1 इसका रेजिस्टेंस हुआ और इसमें जाने वाली करंट की वैल्यू क्या हो गई, I1 प्लस I2।
I1 प्लस I2। साइन कैसा होगा, डिपेंड अपॉन द पोलरिटी। प्लस से अगर आप टकरा रहे हैं तो आपको नेगेटिव साइन लगाना है, नेगेटिव से टकराएंगे तो पॉजिटिव लगाना है। आगे अपन R2 पर गए तो R2 से टकरा रहे हैं तो वही विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। IR आप लोगों ने लिख दिया, जाने वाली करंट इसमें कौन सी है, I1 प्लस R2। इसका जो रेजिस्टेंस है वो R2, और पॉजिटिव टर्मिनल से आप इसमें टकरा रहे हैं तो आपने क्या साइन लगा दिया, नेगेटिव। इसी तरीके से I5, R5 के अंदर जाने वाली करंट क्या हो गई, I1, तो I1 इंटू R5, सभी का सम किसके बराबर है, 0 के। ऐसा कौन कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ये एक तरह का बैलेंसिंग ब्रिज है। इसके अंदर रेजिस्टेंस को, 4 रेजिस्टेंस को एज शोन इन फिगर अरेंज किया जाता है, और बीच में क्या लगा दिया जाता है, गैल्वेनोमीटर। ये जो ब्रिज है आपका वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है। इसके अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसमें गैल्वेनोमीटर पर 0 डिफ्लेक्शन की पोजीशन आती है। उस कंडीशन पर आपकी जो इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होती है, बैलेंस कंडीशन है, वो क्या मिलती है, P/Q इक्वल टू R/X। इस ब्रिज की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस X, अगर आपके पास 3 नॉन रेजिस्टेंस P, Q और R अवेलेबल है, और आप इस व्हीटस्टोन ब्रिज की जो आर्म है, 4 आर्म में से किसी 3 आर्म में आपने नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया और एक अननोन आर्म X की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आप P/Q इक्वल टू R/X की हेल्प से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीटर ब्रिज। That is the application of व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज किसकी एप्लीकेशन पर बेस्ड काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसी पर काम करता है। तो मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अभी अभी आप लोगों ने कंडीशन देखी, P/Q R/X। अब देखिए इसका नाम मीटर ब्रिज ही क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके अंदर 1 मीटर लंबा कांस्टेंट टन और मैग्नीन का जो यूनिफॉर्म जो वायर है क्रॉस सेक्शन एरिया का लिया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। अब देखिए इसके अंदर क्या किया जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं इसका एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस इक्विपमेंट का। इसके अंदर आपके 4 आर्म को क्रिएट किया जाएगा। यहां पर नॉन रेजिस्टेंस आप लगा देंगे, यहां पर वो रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, की हेल्प से धीरे 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 जैसे ही आप इस वायर 1 मीटर वायर पर एक ऐसी पोजीशन मिल जाएगी जिसके अंदर आपका गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 100 में से इस लेंथ को जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो आपको एक रिलेशन पता है कि रेजिस्टेंस दैट विल प्रोपोर्शनल टू L और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां पर हम क्या काम लेंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, बिकॉज एक बार आपका जो वायर बन गया है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स हो गया है, तो उसको हम कांस्टेंट लेट कर लेंगे। तो जैसे ही कांस्टेंट लेट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो यहां पर यहां से यहां तक इस एंड से ए पॉइंट से आप जो लेंथ आपके नल डिफ्लेक्शन के अंदर आएगी, अगर उसको आप L1 कंसीडर करते हैं तो रिमेनिंग L क्या आ जाएगी आपकी, 100 माइनस L। तो यहां से 2 रेजिस्टेंस आपको मिल जाएंगे, यहां से आप जो भी रेजिस्टेंस आप निकालेंगे दैट इज योर नॉन रेजिस्टेंस। आप अप्लाई करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंस आपको पता होते हैं और चौथा रेजिस्टेंस आप लोगों को मिल जाएगा। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आप लोगों को आपका अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला विद द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इक्विपमेंट मीटर ब्रिज की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होता है। फिजिक्स के 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। इनको बार बार देखिए, ज्यादा से ज्यादा 12 के बच्चों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी नीडी बच्चे उनको मदद हो सके। हम जल्द ही आपको चैप्टर 4 लेकर आपके सामने हाजिर होंगे और उस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।